हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन। और आज का जो वीडियो है हमारा, ये स्पेशली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन पेपर है। आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये टोटल 75 मार्क्स का है और समय इसमें 2 घंटे आपको लगेंगे और इसमें करीब 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। और इन तीनों सेक्शंस में आपको जो प्रश्न होंगे उनके शब्द सीमा और प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए जो है ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें इसमें सभी प्रश्न की संख्या 5 होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे। अब चलते हैं अगले सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में प्रश्नों की संख्या जो होगी ये 8 होगी। उसमें से करीब 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो शब्द सीमा होगी ये 100 शब्दों के होंगे। तो इस तरीके से 5 गुने 5 ये 25 नंबर का सेक्शन बी हो जाएगा। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी जो होता है इसको भी आपको टैकल करना होगा। दोनों क्वेश्चन टैकल करिएगा ज़रूर एकदम। तो ये जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर के होंगे और इनके शब्दों की सीमा होगी 400, ठीक है। तो इस तरीके से 20 दूनी आपको जो क्वेश्चंस होंगे ये तकरीबन 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। तो मान के चलिए 40 नंबर का सेक्शन बी से रहेगा, सेक्शन सी से रहेगा। अब चलते हैं आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर की तरफ। संक्षेप में सारे प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ टर्शियरी इंडस्ट्री, यानी कि तृतीयक उद्योग क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग तृतीयक उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें वित्तीय संस्थाएं आती हैं, स्कूल आते हैं, होटल आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक। इसे अब ये जो तृतीय क्षेत्र के उद्योग होते हैं इनको भी 2 भागों में बांटते हैं हम। एक लाभकारी और दूसरा गैर लाभकारी उद्योग हो गए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का भी, एक सहकारी समिति से आपका क्या आशय है। सहकारी समिति के बारे में हम बात करते हैं तो ये सहकारी समिति एक प्रकार का संगठन होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सहकारी समिति कहते हैं। इसमें काम करने वाले लोग जो लाभ होते हैं ये परस्पर सहायता के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी परस्पर हितों को देखते हुए जो लाभ होते हैं उसको आपस में बांटते हैं बराबर बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। संयंत्र अभिन्यास क्या होता है, यानी प्लांट लेआउट क्या होता है। तो प्लांट लेआउट को हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि प्लांट जहाँ की फैक्ट्री में जहाँ कहीं भी, यानी कि एक इकाई होता है जहाँ की किसी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है किसी फैक्ट्री में, तो उसके लिए जो उसकी डिज़ाइन होती है, उसकी रूपरेखा जो होती है, उसी को प्लांट लेआउट या संयंत्र अभिन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मशीनरी की व्यवस्था, कच्चे माल की व्यवस्था, काम करने वाले, उसके बाद में भंडारण करने की सुविधा कहाँ दी जाएगी, इन सारी चीज़ों के लिए उचित स्थान की सुविधा होती है, ठीक है। उसी को हम लोग प्लांट लेआउट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। व्यवसाय संयोजन शब्द को परिभाषित करिए। व्यवसाय संयोजन शब्द के बारे में 2 वर्ड है। व्यवसायिक संयोजन ये क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यवसायिक इकाइयाँ किसी वस्तु को संभावित बाज़ारों में उत्पादन करने और उसे वितरित करने के लिए इकट्ठा होती हैं या होती हैं, एक संयोजन करती हैं, उसी को हम लोग व्यावसायिक संयोजन कहते हैं, ठीक है।
तो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्यावसायिक संयोजन, दो या दो से अधिक जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं उनका एक वैधानिक संयोजन होता है, जिसके माध्यम से ये अपनी वस्तुओं को विभिन्न बाज़ारों में उसका उत्पादन और वितरण करते हैं। अब चलते हैं एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है। तो एक व्यक्ति कंपनी की बात करते हैं तो एक व्यक्ति कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, इसमें एक ही शेयरधारक होता है और ऐसी कंपनी का एक ही प्रवर्तक भी होता है। तो व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में उद्यमी एक व्यक्ति कंपनी के लाभ प्राप्त करता है। इसका वर्णन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 से संबंधित है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्या, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 5 नंबर का है, ये कह रहा है कि वाणिज्य क्या है, यह व्यवसाय और व्यापार से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इस पे भी देखते हैं। देखिए वाणिज्य क्या होता है। वाणिज्य को मोटे तौर पर हम लोग कहते हैं व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाओं को ही वाणिज्य कहते हैं। ठीक, यह व्यापार और व्यवसाय से किस प्रकार भिन्न है। देखिए इसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय और उससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब जैसे क्या, जैसे कि परिवहन, बैंक, विज्ञापन, डाक विभाग, बीमा कंपनियां, ये सभी जो भी हैं, ये वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय और उससे संबंधित क्रियाओं से सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यही वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य क्या है? व्यापार और वाणिज्य में सहायक क्रियाएं, व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाओं को वाणिज्य कहा जाता है। और इसमें वस्तुओं के क्रय विक्रय और उससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, विज्ञापन, डाक विभाग की सेवाएं सभी आते हैं। अब सवाल ये है कि वाणिज्य और व्यापार में किस प्रकार से भिन्नता है, व्यवसाय और व्यापार में भिन्नता क्या है। देखिए व्यवसाय एक विस्तृत शब्द होता है, इसमें व्यापार और वाणिज्य दोनों आ जाते हैं। व्यवसाय जो होता है ये एक विस्तृत शब्द होता है, इसमें वाणिज्य और व्यापार दोनों आ जाते हैं। ठीक है। और वाणिज्य में व्यापार और उद्योग की विभिन्न सहायक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वाणिज्य के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ही आता है, और वाणिज्य में और एक और बात है, व्यवसाय के लिए व्यापार और वाणिज्य की तुलना में अधिक, लेकिन उद्योग की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। वाणिज्य के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि व्यापार के लिए व्यवसाय की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यही सब जो है आपको व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय और व्यापार से वाणिज्य किस प्रकार भिन्न है, ये उसके अंतर को स्पष्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पेशा की क्या विशेषता होती है। पेशे की विशेषता में आप देखिएगा तो पेशा जो होता है इसमें एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसमें सेवा तत्व निहित होता है। सेवा की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति पेशेवर हो ही नहीं सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे शिक्षक हो। ठीक है। अच्छा, पेशे को एक वैधानिक मान्यता देने के लिए केंद्रीय संस्था होती है। ठीक है, ये सब उसकी विशेषता है। एक और विशेषता क्या है कि पेशे के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग दूसरों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें सेवा के बदले शुल्क लिया जाता है। तो यही सभी पेशे की विशेषताएं। अब चलते हैं एकल व्यापार के लाभों को बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सी है। एकल व्यापार के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, एकल व्यापार जो होता है
ये आपको इसके लिए किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाभ इसका होता है कि शीघ्र निर्णय लेने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है जो कि इस व्यवसाय का संचालन करता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है या लाभ होता है इसका कि संचालन में सुविधाजनक होता है। चौथा, इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। पांचवा विशेषता होता है कि व्यापार का नियंत्रण बहुत ही आसानी से होता है। तो एकल व्यापार के यही लाभ हैं। अब चलते हैं डी, व्यावसायिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को स्पष्ट करिए। व्हाट यू मीन बाय बिजनेस पार्टनरशिप एंड एन्यूमरेट इट्स टाइप। ठीक है, व्यावसायिक साझेदार से आप क्या समझते हैं, साझेदारी से क्या समझते हैं। तो व्यावसायिक साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जिसकी स्थापना स्वेच्छा से किसी वैधानिक कारोबार को करने के लिए उससे प्राप्त होने वाले लाभ को पारस्परिक समझौते के अनुसार आपस में बांटने के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक साझेदारी कहते हैं। और सामूहिक रूप से इसको हम लोग फर्म कहते हैं। और व्यावसायिक साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब व्यावसायिक साझेदारी के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, व्यावसायिक साझेदारी का जो प्रकार है ये ऐच्छिक साझेदारी होती है। ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है कि जो साझेदार होते हैं उनकी इच्छा पे ये निर्भर करता है, जब चाहे तब ये साझेदारी को ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी में क्या होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए साझेदारी की जाती है। ठीक है, तीसरा जो होता है इसका प्रकार ये होता है सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी में क्या होता है, तो जो साझेदार होते हैं तो साझेदारी में ये लोग अपनी कुछ पूंजी लगाते हैं। तो कुछ ऐसे साझेदार होते हैं जिनकी साझेदारी उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होती है, इसीलिए उसको सीमित साझेदारी कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग संयंत्र अभिन्यास के संदर्भ में परस्पर निर्भरता और संपूर्ण एकीकरण के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। इस प्रश्न को हाईलाइट करने के लिए हम किसी दूसरे एपिसोड में भाग में बात करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है एफ, ये कहता है कि एक व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। एक व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसमें से सबसे पहला है तकनीकी। ठीक है, तो अनुकूलतम तकनीकी इकाई ये क्या करता है कि श्रम विभाजन और प्रविधियों के एकीकरण के आर्थिक लाभ का परिणाम होता है। ठीक है, दूसरा जो है इसका हम बात कर रहे हैं क्या, एक व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। दूसरा है इसका प्रबंधकीय इकाई का आकार। तकनीकी इकाई भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तकनीकी इकाई के बारे में हमने क्या बताया, अनुकूलतम तकनीकी इकाई। अनुकूलतम तकनीकी इकाई जो है ये श्रम विभाजन और प्रविधियों के एकीकरण के आर्थिक लाभ का परिणाम होता है। ठीक है, दूसरा है इसका प्रबंधकीय इकाई का आकार। इसमें क्या होता है, व्यावसायिक इकाई का आकार बढ़ने के सभी प्रबंधकीय कार्यों को कई भागों में बांट दिया जाता है और उसके लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है इसका अनुकूलतम वित्त की बात करते हैं। अनुकूलतम वित्त का मतलब होता है कि जैसे जैसे इकाई का आकार बड़ा होते जाता है तो उसको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बड़े आकार के औद्योगिक इकाइयों को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयों का आकार बड़ा होता जाएगा उसकी वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो
बड़े आकार के औद्योगिक इकाइयों को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि औद्योगिक इकाई जितनी बड़ी होगी उससे उतनी सस्ते दर पर पूंजी प्राप्त होगी। चौथा जो है इसको ये है अनुकूलतम विपणन इकाई। एक बड़ी इकाई क्या करती है, जो बड़ी व्यावसायिक इकाई होती है ये बड़े पैमाने पे जो कच्चे माल होते हैं ना उसको क्रय करती है, और इससे क्या होता है कम भाव पर वो उसको जो माल होता है कच्चा माल वो प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये सब जो है ये आपका एक व्यावसायिक इकाई के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक विलय से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। व्यावसायिक विलय का मतलब होता है कि एक मतलब कि दो मौजूद फर्में होती हैं बाज़ार में, दो मौजूद फर्में होती हैं, या फिर एक मौजूद फर्म जो होती है एक नई फर्म को आपस में क्या करती है, विलय कर लेती है। तो विलय क्या होता है, इसमें एक मौजूद फर्म को एक नई फर्म में एकीकृत किया जाता है। इसमें दोनों मौजूद फर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नई कंपनी या फर्म बन जाता है। ठीक है, मारुति एंड सुजुकी हो गया, तो मारुति एंड सुजुकी हो गया, तो दोनों का तो नाम है लेकिन दोनों को मिला करके मारुति एंड सुजुकी हो गया। ठीक है, तो इसमें एक नई फर्म या नई कंपनी का गठन हो जाता है विलय में। ये क्या होता है, मौजूद फर्मों को एक नई कंपनी में एकीकृत किया जाता है, दो फर्में मिल करके एक नई फर्म का निर्माण करती हैं। इसकी उपयोगिता क्या होती है, तो जो विलय होता है तो विलय से लागत में कमी आती है, और उत्पाद विविधीकरण जो होता है, उत्पाद विविधीकरण का मतलब होता है कि कंपनियों के उत्पादों का जो रेंज होता है वो रेंज बड़ा हो जाता है, जिसके चलते अब कंपनियां जो हैं विलय के बाद में वो प्रतियोगी बाज़ार में अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए रखती हैं। तीसरा क्या होता है कि व्यावसायिक विलय की उपयोगिता के बारे में, तो तीसरा है संसाधन के उपयोग की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और चौथा है कि अस्तित्व में ये प्रतिस्पर्धियों से अपने आप को प्रतिस्पर्धियों के समक्ष अपने आप को मजबूत रखने के लिए ये अस्तित्व में बने रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एच की तरफ। एच कह रहा है कि व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की अवधारणाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाने की जहाँ तक बात है, तो कोई भी जो व्यावसायिक इकाई निजी स्वामित्व में होती है तो सरकार द्वारा वो कई कारणों से उसके सरकार द्वारा वो नियंत्रित होती है, और यह प्रक्रिया कई कारणों से होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसी व्यावसायिक इकाइयाँ थी जिनको कि सरकार के द्वारा जिस पे नियंत्रण किया गया। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में स्टेट कोऑपरेटिव जो शुगर मिल्स हुआ करती थी पहले, तो उसको बिहार सरकार ने चलाने का प्रयास किया था, तो लेकिन लास्ट में उसे फिर प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। पहले उसे सरकारी नियंत्रण में रखा गया, फिर उसे प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर कि निजी क्षेत्र के का स्वामित्व होता है और वो मनमाने दाम उन उत्पादों से वसूल करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यावसायिक इकाइयों का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो और भी कुछ कारण होते हैं, और कारण में ये होता है क्या कि जैसे कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए उच्च जीवन स्तर नागरिकों को प्रदान करने के लिए भी सरकार क्या करती है कि व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करती है। ठीक है ना, तो इसके पीछे की धारणा क्या हो गई, एक तो धारणा ये हो गई एकाधिकार को रोकने के लिए, दूसरा हो गया अधिक मुनाफाखोरों से बचाने के लिए, और तीसरा हो गया अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए भी राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता होती है, समझी जाती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट खंड सी की तरफ। खंड सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। खंड सी ये कह रहा है व्यावसायिक संगठन शब्द से आपका क्या आशय है, इसके उद्देश्यों और महत्व को विस्तार से समझाइए। तो व्यावसायिक संगठन क्या होता है? देखिए, ऐसी मानवीय क्रियाएं जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित होती हैं और व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण से जुड़ी होती हैं और जिनका उद्देश्य सामाजिक हित करते हुए लाभ कमाना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक संगठन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। चलिए भाई, उद्देश्य और महत्व पे प्रकाश डालिए। उद्देश्य और महत्व की बात करेंगे हम तो इसके लाभ की भी बात कर सकते हैं, हानि की भी बात करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य और महत्व की बात करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? व्यावसायिक संगठन का सबसे पहला उद्देश्य होता है आर्थिक अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की नींव रखना। दूसरा उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य होता है रोजगार सृजन करना। चौथा उद्देश्य होता है यही 3 उद्देश्य मान के चलिए। ठीक है, अब इसके महत्व को विस्तार से समझाइए। तो व्यावसायिक संगठन के द्वारा जहाँ एक तरफ व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान की जाती है, रोजगार को बढ़ाया जाता है, तो दूसरे तरफ ये सरकार के आय का मुख्य स्रोत भी होते हैं, जिससे सरकार के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जिसके द्वारा जन कल्याण और अन्य जो सरकार के कार्य होते हैं उसके लिए आवश्यक आय प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलती है। तो यही सब आपको व्यावसायिक संगठन की परिभाषा हो गई। व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और महत्व क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। बी में कह रहा है कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, इसके लाभ एवं हानियों की व्याख्या करिए। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी जो है ये लोगों का संगठन होता है। इसमें लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर के मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं और इस संगठन का अस्तित्व कानूनी रूप से होता है। ठीक है, लोग व्यवसाय में प्रविष्ट होते हैं और कंपनी की पूंजी में योगदान करते हैं। प्रत्येक जो हिस्सेदार होता है उसको हम लोग शेयर धारक कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में स्पष्ट हुआ क्या कि ये लोगों का संगठन होता है जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी जो हिस्सेदारी होती है उसके द्वारा एक बड़ी पूंजी का निर्माण करते हैं। बड़ी पूंजी के माध्यम से कंपनी का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जो हिस्सेदार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर धारक कहते हैं। समझ गए? अब ये जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और ये एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में होती है और इसका एक वैधानिक अस्तित्व भी होता है। ठीक है, शेयर धारकों से इसका अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। और एक क्या है, अगला क्या है कि शेयर धारक जो होते हैं वही इस कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या है? तो पहला लाभ ये है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के जो लाभ हैं, इसका दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का मतलब होता है इसमें सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, अर्थात शेयरधारक जो शेयरधारकों के द्वारा लिए गए पूंजी पर नहीं चुकाई गई राशि तक ही उनका दायित्व होता है। दूसरा इसका जो लाभ होता है ये है अंशों का हस्तांतरण को लेकर के।
शेयरधारक अपने अंशों का हस्तांतरण संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। तीसरा लाभ है विश्वसनीयता को लेकर के, यानी छोटे व्यावसायिक संगठनों की तुलना में संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होती है ये ज़्यादा विश्वसनीय होती है। ठीक है। और चौथा जो इसका लाभ है वो है क्या कि साख सुविधाएं, बैंक इस प्रकार की कंपनियों को साख सुविधाएं आसानी से देते हैं। ठीक है। अब इसकी हानि की बात करते हैं। तो हानि में जो शामिल है, पहला हानि है कि प्रवर्तक द्वारा कपट, प्रवर्तक यानी प्रमोटर, ठीक है, जो कंपनी को मूर्त रूप देता है उसी को प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, प्रमोटर। प्रवर्तक द्वारा कंपनी के स्थापना के पीछे का उद्देश्य होता है भविष्य में कंपनी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। ये इसकी एक हानि हो सकती है। ऐसा प्राय होता नहीं है लेकिन ये ऐसा हो सकता है। दूसरा है गोपनीयता का अभाव। कंपनी के समस्त कार्य जो होते हैं, देखिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के जो समस्त कार्य होते हैं ये वार्षिक बैठकों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। ठीक है। और समय समय पर कंपनियां इसके लिए लेखे प्रकाशित करती है, तो इसलिए इसमें गोपनीयता का भी अभाव होता है। और तीसरा जो है वो है शीघ्र निर्णय का अभाव इसमें होता है। महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने होते हैं ना, तो उसके लिए कंपनी एक सभा बुलाती है, उसमें प्रस्ताव रखती है, फिर प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद में इससे संबंधित बार बार सभाओं को बुलाना पड़ता है, तो इससे शीघ्र निर्णय नहीं ले पाती हैं कंपनियां। तो ये इसका हानि। अब चलते सी में। वेबर के संयंत्र स्थानन के सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए और इसके महत्व और आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। तो इसको बस बहुत संक्षेप में हम कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वेबर का जो संयंत्र स्थानन के सिद्धांत की बात करते हैं, सबसे पहले अल्फ्रेड वेबर, ये जर्मन अर्थशास्त्री थे। ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक इकाई के स्थान के चयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। ठीक है, कि कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी जहाँ पे उत्पादन का कार्य होगा तो किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो इस संबंध में इन्होंने दो घटक, स्थान के चयन को दो घटकों को विभाजित किया। एक है प्राथमिक घटक, दूसरा क्या है सहायक घटक। तो प्राथमिक घटक में क्या होता है, ऐसे घटक आते हैं जो उस स्थान पर औद्योगिक इकाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और सहायक घटक में क्या होता है, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष में होती हैं लेकिन ये परोक्ष रूप से उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो वेबर, तो ये चीज़ जो है आपका वेबर के स्थान चयन के सिद्धांत की अवधारणा हो गई। ठीक है ना। अब इसमें एक और बात क्या है कि स्थान चयन के घटक जो होते हैं, ये उनका कहना था कि स्थान चयन का जो घटक होता है ये उत्पादन लागत को प्रभावित करता है और लागत क्षेत्र के अनुसार, जो उत्पादन लागत होता है वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि भूमि की लागत हो गया, भवन का लागत हो गया, अस्थायी संपत्तियों की लागत हो गई, कच्चे माल की आपूर्ति करने में भी हो सकता है ज़्यादा भाड़ा लग जाए तो उसकी लागत हो जाएगी, श्रम की लागत हो जाएगी, यातायात की लागत हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लागत को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब चलते हम क्या कि सिद्धांत की आलोचना को लेकर के चलते हैं। हालांकि वेबर का जो सूचकांक है, स्थान चयन के संबंध में वेबर सूचकांक का प्रयोग आज भी होता है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेबर सूचकांक जो होता है ये स्थानीय कच्चे माल का वजन में जब भागा देते हैं तैयार माल के वजन से, तो ये वेबर सूचकांक निकलता है। और यही यदि एक से ज़्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि कच्चे माल की उपलब्धता उसके संयंत्र से नज़दीक है। और यदि उसका सूचकांक 1 से कम होता है तो उसका मतलब होता है कि
जो उपभोग केंद्र के पास जानी चाहिए। इकाई की स्थापना उपभोग केंद्र के पास की जानी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। चलिए ठीक है, इसकी आलोचना में क्या कहा गया है, तो इसकी आलोचना वेबर के संयंत्र स्थानन के सिद्धांत की आलोचना में ये कहा गया है कि वेबर की मान्यता सरल और वास्तविकता से परे है। ठीक है, दूसरा ये कहा गया है इसकी जो अस्थायी श्रम केंद्रों की मान्यता है वो भी गलत है। तीसरा ये बताया गया है कि वेबर ने भौगोलिक स्थितियों पर जोर दिया है। ठीक है, ये सब जो भी हैं ये आपको वेबर के सिद्धांत की आलोचना है। अब उसका जो अंतिम क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ये कह रहा है युक्तिकरण क्या है, यानी रैशनलाइजेशन क्या है, एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। युक्तिकरण क्या होता है कि इसका अर्थ होता है युक्ति से कार्य करना, यानी तर्क या युक्ति से कार्य करना सामान्य अर्थों में होता है। लेकिन उद्योगों में समस्याएं औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए वैज्ञानिक आधार पर जो तार्किक दृष्टिकोण अपनाया जाता है उसी को हम लोग युक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन उससे उन परिभाषाओं के पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके उद्देश्य के बारे में चलते हैं। युक्तिकरण का उद्देश्य होता है साधनों का अधिकतम उपयोग करना, अपव्यय को रोकना। ठीक है, फालतू का जो पैसा खर्च होगा उसमें बचत करना। तीसरा होता है श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाना। चौथा होता है आपको सस्ती वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना। पांचवा क्या होता है, समाज को एक बेहतर जीवन स्तर उपभोग की वस्तुओं को समर्पित करके प्रदान करना। ये सब इसके युक्तिकरण के उद्देश्य होते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत हो जाएगा आपका युक्तिकरण का या विवेकीकरण का जो सिद्धांत होता है उसमें सबसे पहला होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी प्रमापीकरण। तो प्रमापीकरण का मतलब होता है कि देखिए कोई भी जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में किसी कार्य का एक पैमाना निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और उसी पैमाने से तुलना करके उस कार्य की कुशलता के बारे में पता लगाया जाता है। इसी को हम लोग प्रमापीकरण कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होता है। दूसरा जो होता है सिद्धांत में यह है विशिष्टीकरण। और विशिष्टीकरण में क्या होता है कि वस्तु के माप का निर्धारण एक बार यदि हो जाता है, यानी प्रमापीकरण एक बार हो जाता है, तो फिर उसके उत्पादन में कठिनाई नहीं आती है और अलग अलग उद्योग अपनी रुचि के अनुसार जो होते हैं ना, उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया विशिष्टीकरण। तीसरा होता है सरलीकरण। विवेकीकरण या युक्तिकरण के सिद्धांत में तीसरा क्या है, सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब होता है क्या कि प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन में सरलता आ जाती है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा होता है गहनीकरण, इसको कहा जाता है। गहनीकरण यानी इंटेंसिफिकेशन, मतलब ये कि तकनीकी सुधार के बिना उत्पादन के साधनों की गति में वृद्धि की जाती है। ठीक है, और पांचवा होता है वैज्ञानिक प्रबंध। ये वैज्ञानिक प्रबंध भी जो होता है ये युक्तिकरण का ही एक सिद्धांत होता है, और इसको अपना करके सरलता से और तत्परता से क्या किया जा सकता है, इसको अपना करके सरलता से और तत्परता से युक्तिकरण को लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।